तो अभी तक हमने देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड को। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे, जो कि पिछली क्लास में शुरू करने के लिए बोला था, तो अब शुरू करते हैं। तो एक्सेलरेशन होता क्या है बेसिकली, हमें पता है यार पहले तो एक्सेलरेशन के बारे में। कहाँ से, 9th क्लास से, उससे भी पहले से पढ़ते हैं, नहीं 9th क्लास ही होगा शायद, है ना। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में ग्राफिकल वे में देखने वाले हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे विद डिस्टेंस या टाइम के। तो गैलीलियो के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम थी। तो इट वॉज फर्स्ट थॉट दैट दिस चेंज कुड बी डिस्क्राइब बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, by the rate of change of velocity with distance. But though his studies of motion of freely falling object and motion of object on an inclined plane, Galileo concluded that the rate of change of velocity with time is a constant of motion for all object in free fall. ठीक है, तो एक चीज़ देखी गैलीलियो ने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम जो थी ना, वो फ्री फॉल के टाइम पे सबकी सेम थी। तो ऑन द अदर हैंड चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, और डिस्टेंस के से वेलोसिटी का चेंज जब निकाला जा रहा था तो वो कांस्टेंट नहीं हो रहा था, वो डिक्रीज हो रहा था विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ फॉल, है ना। तो इसका मतलब समझ में आता है कि यार वेलोसिटी और टाइम का जो रेट चल रहा था वो कांस्टेंट चल रहा था। तो ये देखो यहाँ पे बोल रखा है, दिस लेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो ये तो गैलीलियो ने बात पकड़ी कि ये कॉन्सेप्ट ये था कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में ले या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो जाहिर सी बात है जो कांस्टेंट आ रही थी फ्री फॉल के टाइम पे वो गैलीलियो ने ली। तो इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से, ए बार या ए डैश कह, ए डैश कहोगे, ए बार कहोगे, बार कहेंगे इसको, है ना। डैश तो साइड में आता है। ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, तो डेल वी बाय डेल टी। ठीक है, और वी टू वी वन क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ हैं, और सिंपली वेलोसिटी इज अ टाइम टी टू एंड टी वन। इट इज़ द एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ, तो बता दूँ कि मीटर का क्या होता है, एल होता है, सेकंड का क्या होता है, टी। तो एल टी माइनस टू। ठीक है, ऑन प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम द एवरेज एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू वी टू टी टू एंड वी वन टी वन। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है फिगर में दे रखी है, अब फिगर के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखो 0 से लेके 10 तक ये हमारा सेकंड चल रहा है। ठीक है, 0 सेकंड मतलब स्टार्टिंग, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 तक हमारा ऐसे जा रहा है। और वहाँ पे हमारे क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो लीनियर जा रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं यूनिफॉर्म जा रहा है ना। तो 0 से लेके 10 तक 24 माइनस 0 बाय 10 माइनस 0। 10 तो टाइम हो गया, 24 क्या है, ये एक्सेलरेट सॉरी वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी को देखा यहाँ पे तो 2.4 मीटर पर सेकेंड आ गया। सिमिलरली 10 सेकेंड, ये 3.8 थी फिगर, है ना। ये हमारा रिजल्टेंट फिगर आ रहा है, इस वजह से फिगर 3.7 ऊपर को है शायद, ये थी फिगर, है ना, इसलिए 24 लिया। ठीक है, तो वहाँ से देखना फिर ये रिजल्टेंट फिगर बनेगी। तो यहाँ पे देखो 10 सेकंड से 18 सेकंड तक हमारा 0 मीटर पर सेकंड आ रहा है, क्योंकि चला ही नहीं कुछ, है ना। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रही तो मतलब चला ही नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। एक्सेलरेशन जब 0 होता है ना, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, चल रही है गाड़ी मगर एक्सेलरेट नहीं हो रही। ठीक है, स्पीड बढ़ या कम नहीं हो रही, जैसे कि आगे जाके कम हो गई स्पीड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का बॉक्स जो है वो नीचे को बना -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर मोशन रिप्रेजेंटिंग इन फिगर 3.3। तो देखो क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर 3.3 तक पहुँचा रहे हैं, पता नहीं कौन सी फिगर है, 3.7 हो गई है, 3.6 हो गई, 3.4 एंड आई थिंक 3.3 और पीछे, हाँ ये देखो। तो देखो अगर तुम्हें ना पेपर में आता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है उससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो ये चीज़ें पकड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ की तो इसका ध्यान देना यार। और आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, हाँ तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा एक्सेलरेशन, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। ठीक है, अगर आप T2 माइनस T1 नहीं करोगे या T1 T2 को एक ही बार कंसीडर करोगे, वैसे वेलोसिटी और को एक ही बार कंसीडर करोगे तो dv/dt हो जाएगा। द एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट in is the slope of tangent to the vt curve at the instance. For the vt curve shown in figure we can obtain acceleration at every instant of time. ठीक है, तो at कर्व जो है वो फिगर 3.8 में दिखाया जा रहा है। तो द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर पीरियड, है ना। ये सारी इसको डिफाइन कर रखा है। सिंस वेलोसिटी द क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द चेंज इन वेलोसिटी में इन्वॉल्व ईदर और बोथ ऑफ दिस फैक्टर। ठीक है, एक्सेलरेशन देयरफॉर में रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन स्पीड या चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन बोथ। तो एक्सेलरेशन किस किस वजह से होती है, डायरेक्शन चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई, या दोनों में चेंज हो गई। लाइक वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो एक्सेलरेशन आर शोन इन फिगर 3.9।
ये रहा, ठीक है। नोट दैट द ग्राफ कर्व्स अपवर्ड फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। हाँ, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। कह रहे हैं कि हमें एक्सेलरेशन, कौन सा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो कर्व देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे ऊपर को होगा, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन पे नीचे को होगा, और जीरो एक्सेलरेशन पे ऐसे स्ट्रेट जा रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है, यहाँ पे वी नॉट बोला गया है, ठीक है, इनिशियल को वी नॉट बोल दिया, कोई बात नहीं। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है, तो ए क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट बाई टी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमने ग्राफ बना दिया है, एक्स और टी का ग्राफ बनाया है, ठीक है। यहाँ पे v के साथ तो रिलेट करने का आगे आएगा। तो ये हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा। ऑल द एक्सेलरेशन कैन वेरी विद टाइम, और स्टडी, अच्छा यहाँ कुछ चीज़ रह गई। हाँ, नोट दैट द ग्राफ कर्व अपवर्ड फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्ट्रेट फॉर जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। और द रीजन ऑफ द कर्व दैट करस्पॉन्ड टू द थ्री केसेस, ठीक है। Although acceleration can vary with time, our studies in this chapter will be restricted to the motion with constant acceleration. ठीक है, in this case the average acceleration equal to the constant value of acceleration during the interval. So if the velocity of the object is v naught at t is equal to 0 and v at time t, we have this, ठीक है। ये बनता है। तो हम देखते हैं velocity time ग्राफ कैसा लगेगा। अभी तक हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देख लिया, ठीक है, एक जनरल एस्टिमेशन निकाल दिया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी तो ऊपर को जाएगा, वरना डाउनवर्ड, वरना स्ट्रेट, है ना। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या चेक करा कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव डायरेक्शन विल बी विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ द कार इन फिगर 3.3 बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। यानी कि ये देखो, ये चीज़ बड़ी मेरे को वो लगती है, इसमें फिगर ऊपर नीचे करवा रहे हैं, ठीक है। तो तुम देखना बुक में, उस हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ों को लिया गया है, ठीक है। वो तुम फिगर से मैच करना, फिर ग्राफ से मैच करना, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सीधा कंक्लूजन पे आता हूँ। इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज दैट द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। एक टाइम इंटरवल में एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ओवर गिवन टाइम इंटरवल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ठीक है। अगर तुमसे पेपर में आता है, ऐसा सवाल जरूर आता है, पहले तो ये पूछ रहा था एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मगर किसके, ये भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी ग्राफ, यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन टाइम नहीं, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम नहीं, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। ब्लैक में लिखा हुआ है, बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो समझ लो। अ जनरल प्रूफ फॉर दिस इज, नीचे आएगा पहले, यहाँ चलो पहले नीचे देख। स्टेटमेंट रिक्वायर अस ऑफ कैलकुलस, ठीक, कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। वी कैन हाउएवर सी दैट इट इज़ ट्रू फॉर अ सिंपल केस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी यू, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन, है ना। तो देख सकते हो तुम, जो वेलोसिटी से जा रहे हैं, टाइम दे रखा है, तो अंदर जो है एरिया आएगा, तो एरिया अंडर द वी टी कर्व इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर अ गिवन टाइम, है ना। अच्छा, एक थोड़ा सा कॉमन सी बात पूछता हूँ तुमसे, वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी यानी वेलोसिटी क्या होता है, वी छोड़ो, स्पीड से बोलता हूँ। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड, सॉरी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम को लेंथ इनटू ब्रेथ भी तो बोल सकते हैं, अगर इस ग्राफ को देखें तो। बस यही तो था हमारा, है ना। नीचे और कुछ दे रखा है, मगर मैं कहाँ, पहले ऊपर चलते हैं यार, फिगर ये इसको, इस फिगर को देखते हैं थोड़ा सा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। कुछ चीज़ें जो होती हैं, तुम जब एनसीईआरटी के ये जो पढ़ोगे ना नीचे, कि जैसे दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इतना सब कुछ फिगर 3.10 के नीचे, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बोल रहे कि मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। और यहाँ पे वी नॉट जीरो नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग ही तुम्हारी 5 से हुई है, मान के चलो, मीटर पर सेकेंड से हुई है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हम गाड़ी चल रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से, तब से बताओ हमें, तो वी नॉट ले लिया हमने इनिशियल, ठीक है। जीरो नहीं लेते हर बार। मोशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन भले ही नेगेटिव हो, मगर पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो डाउनवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो अब नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो दोनों ही नीचे चले गए, ठीक है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंज डायरेक्शन एट टाइम t1, हाँ, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है भाई बिटवीन टाइम t0 से t1, इट मूव इन पॉजिटिव। अच्छा हाँ, देखो ये आखिरी वाला ग्राफ देख रहे हो। अब पेपर में पूछ लिया तुमसे कि ड्रॉ अ ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंज डायरेक्शन एट टाइम t1 बिटवीन टाइम 0 to t1 इज इट्स मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड बिटवीन t1 से टी टू इट मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये डी वाला ही तो बोल रहा हूँ मैं, तो ठीक है। तो समझना कि किस तरह से बनाने हैं ग्राफ, ठीक है। बहुत सारे ग्राफ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि आगे क्वेश्चन आंसर में भी आएंगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वीटी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो एरिया अंडर था, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है ना। नोट दैट द डायमेंशन क्वांटिटी ऑन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस यू विल अराइव टू द आंसर।
हाँ, क्योंकि क्या होते हैं मीटर पर सेकंड होती है, टाइम क्या होता है सेकंड होता है, सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर बचा। तो नोट दैट द XT या VT एंड AT ग्राफ शोन इन सेवरल फिगर इन दिस चैप्टर हैव शार्प किंग्स एट सम पॉइंट इम्प्लाइज दैट द फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट्स। ठीक है, किंक होता है यार, तुमने लगाया होगा ग्राफ वगैरह बनाते समय, है ना, शार्प किंक है, यानी यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इन दिस रियलिस्टिक सिचुएशन द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट एंड ग्राफ विल बी स्मूथ। तो व्हाट दिस मीन्स फिजिकली इज दैट acceleration and velocity cannot change values abruptly at an instance. तो changes are always continuous. ठीक है, अब आते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। धीरे धीरे आते हैं चैप्टर से जो पूछा जा रहा है उस पर। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन वी कैन डिराइव सम सिंपल इक्वेशन दैट रिलेट डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको रिलेट करता है, जो कि v इक्वल्स टू यू प्लस AT है। अब इस रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर 13.12 में। क्या बता रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो एरिया बिटवीन टू इंस्टेंट दिखा देते हैं आपको यार। ये 13.12 एरिया अंडर द कर्व VT ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो हो जाएगा वो एरिया बिटवीन 0 से T और इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है, दैट इज हाफ V माइनस V0T प्लस VT। ये हाफ V माइनस V0T कहाँ से आया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो लगा दिया, बेस क्या था हमारा, टाइम था, है ना, एक्स एक्सिस टाइम को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है यार। और ऊपर क्या है, BC की वैल्यू है V माइनस V0। कैसे आया यार बता देते हैं। देखो V0 जो है वो हमारा Y एक्सिस है, अगर 0 से देखो तो V0 हो गया, और अगर V देखो तो वो भी 0 से है, मगर हमें तो BC चाहिए, बीच में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो वही करा, हाफ V माइनस V0T प्लस VT, या मैं V0T सॉरी, है ना, V0T क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो छोटा वाला है, रेक्टेंगल का जो हिस्सा है। तो एज ए एक्सप्लेनेशन द प्रीवियस सेक्शन द एरिया अंडर VT कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आपको बताया, तो डिस्प्लेसमेंट VT कर्व के अंदर का एरिया बताता है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मगर हमें पता है V माइनस V0 इक्वल टू AT होता है, या ऐसे याद हो V इक्वल टू U प्लस AT होता है, वही चीज़ यहाँ लिखी है। तो देयर फोर एक्स इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस V0T। अब ये हाफ AT स्क्वायर कहाँ से आ गया, देखो ऊपर जो बोले ना V माइनस V0, उसको हमने AT लिख दिया। अब T तो पहले से ही था वहाँ पे, तो T इंटू T स्क्वायर हो गया। तो एक्स इक्वल टू V0T प्लस हाफ AT स्क्वायर। इक्वेशन कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज एक्स इक्वल टू V प्लस V0 बाई 2T, दैट इज V बार बाई T, है ना। अब तुम जैसे बोलते हैं कि दो नंबर है उनका सम बाई 2 कर दो, है ना, एवरेज आ जाएगा। जैसे मान लो 0 है और यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुई, 20 मीटर पर सेकेंड चली, तो 0 से 20 के बीच में 10 आ जाता है ना, वही करा है। तो V बार लगा दिया, वेयर V बार इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ओनली V प्लस V0 बाई 2। तो इक्वेशन जो ये है 3.9a वगैरह, है ना, बस समझ रहे हो ना किसकी बात हो रही है, रेफरेंस के लिए तुम 1-2 लगाना पेपर में पूछेंगे तो। Means that the object has undergone displacement x with an average velocity equal to the arithmetic average of the initial and final velocity। तो t is equals to v माइनस V0 बाई a हो जाएगा सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन में। तो x इक्वल टू v बार t, यानी v प्लस V0 बाई 2 v माइनस V0 बाई a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बोलो या V0 स्क्वायर बोलो। ठीक है, अब तुम्हें याद होगा ये वाली फॉर्मूला, है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक्स बोला है यहाँ पे, एस बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, बात एक है। V0 बोलो या यू बोलो, बात एक है। ठीक, चीज़ समझ में आनी चाहिए। और ऐसा नहीं है तुम लिखोगे तो देखो, तुम जो लोगे, जैसे हम वाई से अगर बोलते हैं फाइंड एक्स तो एक्स ढूंढते हैं, फाइंड वाई तो वाई ढूंढते हैं ना, वैसा कुछ है ये। कैसे आया चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें। इक्वेशन 3.6 कहाँ थी, ये थी v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू क्या हो गई, v माइनस V0 बाई। अब हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। हमने एक तरह से सारी इक्वेशंस ला रहे हैं। दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 3.6 वगैरह वगैरह। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, x इक्वल टू, यार मैं यू ही बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी अगर मैं V0 तुम्हें लग रहा है कि चुभ रहा है, ठीक है, यू आसान है, बोलूँ दोबारा से, यू मैं बोलूँगा v इज इक्वल टू यू प्लस AT, एक्स इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या ये जो लिखा है ये बोल दो, बात एक ही है। तो हमने 5 क्वांटिटीज़ को कनेक्ट करा है। ठीक है, ये चीज़ तुम 9th क्लास में मैंने अच्छे से बच्चों को समझा रखी थी यार। अगर तुम्हें समझना है, ठीक है, तो मैंने 9th क्लास का भी यहाँ पे तुम्हें शायद प्लेलिस्ट नहीं है 10th की है यहाँ पे, मगर तुम बुक पढ़ोगे अगर 9th क्लास की, तो उसमें एक टॉपिक है, उसमें समझा रखा है यार अच्छे से, और ग्राफिकली समझा रखा है, तो तुम्हें बेटर समझ में आएगा। अगर तुम भूल गए हो तो याद है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, V0, V, A, T एंड X, ये सारी क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, दीज आर काइनामेटिक इक्वेशन, ये काइनेटिक नहीं काइनामेटिक।
ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन एट फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर यानी स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी तक कांस्टेंट चल रही है। तो अ सेट ऑफ इक्वेशन वर ऑब्टेन्ड अज्यूमिंग दैट t is equals to 0 द पोजीशन ऑफ पार्टिकल x equal to 0, वी कैन ऑब्टेन अ मोर जनरल इक्वेशन इफ वी टेक द पोजीशन। अब तुम्हें पता ही होगा कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लें तो v इक्वल टू 80 हो जाएगा, x इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, या v स्क्वायर इक्वल टू 2s हो जाएगा, है ना। ये तो जर्नलाइज मतलब और सिंपलर फॉर्म है, जर्नल याद रखोगे तो बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। और बोल रहे हैं कि हाँ, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्स को अगर हम एक्स माइनस एक्स नॉट में डाल दें, मान लो कि अगर जीरो से नहीं शुरू हो रहा है डिस्प्लेसमेंट तो। अच्छा, एग्जांपल कुछ कह रहा है यार और इंटीग्रेशन ला रहा है। इंटीग्रेशन कहाँ पढ़ना है तुम्हें? शॉर्ट में बताऊँ तो मैंने जहाँ से पढ़ा था अपनी टाइम पे तो वो एस एल में से था, क्योंकि एस एल अरोड़ा का पहला चैप्टर जो है वो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। बेसिक मैथमेटिक्स भले ही इंटीग्रेशन नहीं होती, मगर इतना बेसिक हो जाता है कि चलो छोटा मोटा काम हो जाता है ना। और तुम ये 12th में भी पढ़ने वाले हो, थोड़ा बहुत देख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, ये हमें पता है। डी वी इज इक्वल टू ए डी टी होता है, ये भी हमें पता है, बस वहाँ भेज दिया उसको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, यानी देखो तुम्हें थोड़ा सा बता, डिफरेंशिएट यानी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, डिफरेंशिएट यानी एक तरह से तोड़ रहे हैं, इंटीग्रेट यानी जोड़ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं यानी अंदर तक घुस रहे हैं, इंटीग्रेट यानी इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो कहाँ से कहाँ तक इकट्ठा कर रहे हैं, वी नॉट से वी तक, इसको जीरो से टी तक, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। लिमिट्स लगाते हैं, इसको लिमिट्स बोलते हैं। तो हमारा ए बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन के अंदर से बाहर आ जाता है। अगर वो भी टी का फंक्शन होता तब तो अंदर ही फंसा रह जाता है ना। ये सारी चीज़ें होती है प्रॉपर्टीज़ यार, मज़ा आएगा तुम पढ़ के देखोगे तो वी माइनस यू इज इक्वल टू यू ए टी हो गया। मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में बताऊँ तो मैं, ठीक है, तुम कमेंट करना, बोलना कि थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, बहुत दिनों से टॉपिक बार बार आ रहा है ना। तो v माइनस यू इक्वल टू 80 हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हो गया, फर्दर v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हुआ। ये क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे ना v नॉट से v तक चले थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो हमारे पास v माइनस वी नॉट हो गया, और डी टी को इंटीग्रेट करोगे जीरो से टी तक तो टी ही आंसर आएगा, तो 80 बचा। फर्दर v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, तो डी एक्स इक्वल टू वी डी टी हो गया। इंटीग्रेट करा बोथ साइड को, क्या है हमारे पास, हाँ ये देखो यहाँ पे ना एक चीज़ है कि तुम्हें ये पता है अभी तक हम ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी कह रहे थे, अब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो डी एक्स बाई डी टी हो गया, है ना। अब सेम चीज़ है, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी होता है। अब जैसे इंटीग्रेट करा बोथ साइड को, अब यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है और टी का इंटीग्रेशन हो रहा है। अब टी में तो पीछे जीरो आ रहा है, तो अगर टी माइनस जीरो करेंगे तो टी ही बचेगा, मगर यहाँ पे एक्स के साथ क्या हो रहा है, एक्स माइनस एक्स नॉट हो रहा है, जो कि हटाया नहीं जा सकता। वो अलग बात है, अगर जीरो होगा तो हट जाएगा, मगर यहाँ पे कुछ इस तरह से इक्वेशन देखने को मिलती है हमें। हाँ, तो टी की जगह हमने देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड के नीचे लिखा है ना, राइट हैंड साइड देखो, वहाँ पे लिखा है जीरो से लेकर टी तक वी डी टी। अब टी से डिफ्रेंशिएट, देखो एक चीज़ समझो कि जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो अगर डी के साथ क्या है, टी है, डी के साथ टी है राइट हैंड साइड में, तो वो चीज़ ही इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट हो पाएगी जिसके साथ टी हो, जो टी के जैसा हो, ठीक है। अभी तुम ऐसे देखो, जैसे वहाँ पे ऊपर ए को बाहर निकाल दिया था, ए को कांस्टेंट कहा था, है ना, क्योंकि कांस्टेंट आइसोलेशन क्वेश्चन में दे रखी है, मगर यहाँ पे वी कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है फिर, वो टी के साथ चेंज कर रहा है, वो है क्या, यू प्लस ए टी है, यानी आ गया, पकड़ा गया। हमें कहीं ना कहीं से टी की टर्म ढूंढनी थी, अब टी की टर्म हमने ढूंढ ली, अब करेंगे हम इंटीग्रेट, ठीक है। तो वहाँ पे हमें यू क्या मिला, वो तो कांस्टेंट मिला, सॉरी वो भी कांस्टेंट नहीं, व्यू का मिला, वो अलग से मिला। और हम क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी होती है, प्लस होता है तो फिर दोनों को एक एक कर, एक मतलब दोनों पे इंटीग्रेशन जाता है ना। जैसे हम ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर हर जगह साइन जाता है ना, वैसे ही इंटीग्रेशन दोनों पे जाता है। तो वी नॉट के साथ कुछ नहीं था, है ना, तो वहाँ पे टी इंट्रोड्यूस हो जाएगा एज अ प्रॉपर्टी, है ना। और यहाँ पे ए के साथ एक टी था, तो टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। कैसे होता है ये, फॉर्मूला कहते हैं इसको, कहते हैं कि अगर एक एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ना तो उसकी पावर एक बढ़ जाएगी और वही पावर डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, नहीं समझे। जैसे x की पावर n है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा, तो x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। कॉपी में लिख के समझो, या यहाँ पे एक और एग्जांपल बताता हूँ। देखो एक और एग्जांपल, मतलब यही जो दे रखा है, 80 लिखा है, अब t की पावर क्या थी, 1 थी, तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा, t की पावर 1 प्लस वन दैट इज t की पावर 2 डिवाइड बाई t की पावर डिवाइड बाई 2,
है ना, क्योंकि वो क्या बोल रहा हूँ, टी की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो वही हो रहा है टी की पावर 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेट करके आ गया, और x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी कैन राइट इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यार, डी एक्स से हमने उसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें यहाँ पे डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, सॉरी डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी होता है, वेलोसिटी होता है ना। तो वेलोसिटी डी वी बाई डी एक्स, तो हमारे पास यहीं से आ गया वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। ठीक बात। तो अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड को, वी नॉट से वी तक और यहाँ पे एक्स नॉट से एक्स तक। तो एक और चीज़ आ जाएगी हमारे पास कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, यू से वी तक कर रहे हैं, मैं इसको यू बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत बार बोल दिया कि ये मेरे से वी नॉट बोला नहीं जा रहा, मतलब आदत से नहीं है ना, तुम्हें पता है, लिखने में तो आराम से लिख दे और बोलने में हर्ज नहीं है कोई। तो वी नॉट माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, क्यों करेंगे 2, आगे देखो, ए लिखा और एक्स माइनस एक्स नॉट कर दिया, ए तो कांस्टेंट था और डी एक्स खाली था, है ना। तो यहाँ पे ए को बाहर निकाल दिया, एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा, तो आंसर आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू को वहाँ भेज दिया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2 करने का कारण ये हुआ क्योंकि हमारे पास v की पावर थी 1। अब मैं बोलूँगा v का इंटीग्रेशन करो तो तुम बोलोगे वी स्क्वायर बाई 2। मैं एक और पूछता हूँ, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, सॉरी 2x³ बाई 3। ठीक है, मतलब 2/3x³। ठीक है, क्योंकि वो 2 आगे आ जाए, बहुत कुछ है यार, अभी तुम प्रॉपर्टी पढ़ोगे, क्योंकि ऐसे बोलने में ना ज़्यादा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, कॉपी पेन लेके दिमाग लगाऊंगा तो फिर तुम्हें दिखेगा ना सामने, यहाँ तो हवा में बोल रहा हूँ। इस पर भी काम करेंगे यार, अभी पब्लिक कम है, सपोर्टर कम है यार, कम बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, मगर तुम्हें पता है कि तुम एक बच्चा भी बोल देगा तो फिर हम करेंगे हर किसी का साथ, है ना। द advantage of this method is that it can be useful for motion with non uniform acceleration also। तो इस मेथड का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमें इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेशन जो दे रखी है हमें। कुछ एग्जांपल नंबर 3.4 आता है, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कह रहे कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। देखो 9th क्लास में बहुत से क्वेश्चन ऐसे करे थे हमने। ठीक है, और एक बात याद रखना कि 9th और क्लास 11th बहुत रिलेट करती हैं आपस में, एंड सो एज 10th और 12th आपस में रिलेट करती हैं। ठीक है, तो बॉल को थ्रो करा वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। चलो भाई, विजुअलाइज कर पा रहे हो, फ्रॉम अ टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो जीरो तो नहीं है हाइट, पहले से हाइट है कुछ ना कुछ, तो द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। ठीक है भाई, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 25 मीटर थी फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई विल द बॉल राइज, पहला सवाल, कितने ऊपर जाएगी, यानी हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है। सेकंड, हाउ लॉन्ग विल द बॉल हिट द ग्राउंड, ग्राउंड पे कितना हिट करेगी, मतलब कितना टाइम लगाएगा। ग्रेविटेशन दे रखा है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू 9.89 10 दे रखा है फॉर आवर, ईजी हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। तो लेट्स टेक द वाई एक्सिस द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पे बॉल को फेंका जा रहा है, तो वी नॉट जो हो जाएगा वो प्लस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए जो हो जाएगा वो माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से फेंका गया है। तो कहाँ को फेंका गया है, अपवर्ड फेंका गया है ना। तो हमने अपवर्ड को पॉजिटिव ले रखा है। अब ग्रेविटेशन तो नीचे को लग रहा है, उसको एक ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है नीचे को, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरने का होगा एक पॉइंट पे। तो इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रखा है। यूनिट का ध्यान जरूर देना, यूनिट लगाना मत भूलना। वी जो है हमारा 0 मीटर पर सेकंड है। कॉमन सेंस वाला बात है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा टॉप पे, तो ऐसा समय आएगा कि रुक जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो तरीके हैं भाई, एक ऊपर जाके रुकेगा वो जो जीरो हो जाएगी, और एक नीचे जाके रुकेगा। ठीक है, वहाँ फिर अलग केस आता है, अभी हम ऊपर जाने के रुकने की बात कर रहे हैं। तो इफ द बॉल राइज एट हाइट वाई फ्रॉम द पॉइंट लॉन्च, देन यूजिंग द इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अगर बॉल राइज होती है हाइट वाई पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्च, जिस पॉइंट से लॉन्च हुई है। ठीक है, थोड़ा वर्डिंग को समझना, यहाँ पे ग्राउंड से बात नहीं हो रही है, 25 मीटर की हाइट पे है पहले से इंसान जिसने फेंका है उसको। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों लगाया ये, देखो हमें वी स्क्वायर जो है वो 0 दे रखा है, यू स्क्वायर हमें 20 दे रखा है, ए हमें दे रखा है, वाई माइनस वाई नॉट हमें निकालना है ना।
तो फार्मूला यही सेट हो रहा है ना, तो y माइनस वाई नॉट जो है वो हमारा 20 मीटर आ गया। पहली बात क्लियर हो गई। तो बोल रहे हैं हाउ हाई विल द बॉल राइज, 20 मीटर। नेक्स्ट पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द बॉल बिफोर हिट द ग्राउंड। तो वी कैन सॉल्व दिस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन 2 वे, नोट केयरफुली द मेथड यूज। हाँ, तो देखो पहला मेथड, 2 तरीके से मेथड बताए गए हैं और दोनों ही मेथड में प्यार से समझाऊंगा तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है, कोई सा भी मेथड यूज़ करना। जनरली बच्चे फर्स्ट मेथड ही लगाते हैं, अभी तुम्हें बताऊंगा तो समझ में आएगा। मगर तुम कोई सा भी मेथड लगा सकते हो और ये फिगर समझ में आनी चाहिए तुम्हें, मतलब ऐसी समझ में कि तुम पेपर में बनाओ ऐसी फिगर, और ये फिगर बनानी है तुम्हें, ठीक है। तभी तुम्हें हर बार तुम्हारे क्वेश्चन भी क्लियर होगा तुम्हारे दिमाग में, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव लेना है। तो देखो 25 मीटर हमारा हाइट थी, मतलब बिल्डिंग थी। अब वहाँ से ऊपर बॉल फेंकी, अब नीचे फेंक रहे, ए से बी गई, अब बी से ग्राउंड पे जा रही है। तो ए से बी जो था वो हमारी एक्चुअल हाइट थी, मतलब जो निकालनी थी हमें, हमें ग्राउंड से नहीं निकालनी थी हाइट। और उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी हाइट है उसमें 25 जोड़ दो, वही ग्राउंड से आ जाएगी, है ना, कॉमन सेंस। अब बात कर रहे हैं कि हमें निकालना है कि कितना टाइम पे वो ज़मीन पे पहुँचेगी। तो देखते हैं, इन द फर्स्ट मेथड वी स्प्लिट द पाथ इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में पाथ को कवर कर लेते हैं। द अपवर्ड मोशन ए टू बी एंड द डाउनवर्ड मोशन बी टू सी। समझ में आ रहा है, ए से बी गया तो ऊपर गई बॉल, अब बी से सी गई तो नीचे आ रही है बॉल। तो एंड टू कैलकुलेट द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t1 एंड t2 सिंस द वेलोसिटी एट बी इज 0। तो देखो अब चेंजमेंट क्या हो रही है, अब जब बी से नीचे को जाएगी बॉल तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी एक तरह से। अब हम बी से देख रहे हैं बॉल को, तो रेफरेंस चेंज हो रहा है, पॉइंट ऑफ, समझ में आ रहा है। कभी बी वाला पॉइंट हमारा कभी फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है, और कभी बी वाला पॉइंट हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जा रहा है इन द सेकंड पार्ट। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो वही लग रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि सिंस द वेलोसिटी एट बी इज 0 वी गेट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 10t। तो t आ गया 2 सेकंड। तो 2 सेकंड लग गए उसको यार ऊपर पहुँचने में, जहाँ पे वो रुक जाएगी एक तरह से, ठीक है, फॉर अ पॉइंट ऑफ सेकंड या फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज द टाइम इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब नाउ फ्रॉम बी द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम हाइट द बॉल फॉल फ्रीली अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो द बॉल इज मूविंग इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो वी यूज द इक्वेशन v इज इक्वल टू, सॉरी, एस इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, सॉरी एस इक्वल टू एस डैश एस वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें वाई नॉट पता है 45 मीटर, कैसे आया भाई ये 45 मीटर, अभी अभी बताया, ऊपर वाले क्वेश्चन से 20 निकला। मल्टी स्टोरी की हाइट कितनी थी, 25 थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 25 में 20 जोड़ दो, हो गया 45। 45 मीटर हो गई। वी वाई जो दे रखा है हमें 0 दे रखा है, ठीक है, और वी नॉट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारी इस बार बी जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो थी अब वो इनिशियल वेलोसिटी बन चुकी है। ए जो हो जाएगा हमारा -10 मीटर पर सेकेंड। तो 0 इज इक्वल्स टू, क्योंकि फाइनली क्या वाई यहाँ पे ना, वाई को 0 इसलिए बोल रखा है क्योंकि ये फाइनल डेस्टिनेशन पे हाइट क्या होने वाली है। तो ज़मीन पे गिरेगा तो कोई हाइट होगी क्या, नहीं होगी, 0 होगी। तो 0 इज इक्वल्स टू 45 प्लस हाफ माइनस 10 टी स्क्वायर। तो नीचे गिरने को यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आई डोंट नो वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी कह रहे हैं। ठीक है, जब नीचे को माइनस ले रहे हैं तो ठीक है, ले लो। ए इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड, हमने फॉर्मूला डाला, T2 आ गया 3 सेकेंड। अब फिर ग्राउंड पे हिट कब करेगी, 2 सेकेंड में 3 जोड़ा तो 5 सेकेंड आ गया। सेकंड मेथड देख लेते हैं वरना वीडियो लंबा हो रहा है। द टोटल टाइम टेकन कैन बी ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय नोटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन चूजन एंड यूजिंग इक्वेशन दिस। तो अब टोटल टाइम टेकन जो है वो हम निकालने जा रहे हैं, एक झटके में निकालेंगे। तो उस चीज़ का ध्यान देना। हमने यहाँ पे क्या करा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे यू को क्या मान लिया, वी मान लिया, है ना। तो मतलब ये फॉर्मूला है कि एस इक्वल टू एस नॉट एस डैश बोल दो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई नॉट तो हमें देखा है 25, ठीक है, क्यों, आइडिया लगाओ, हाइट है बिल्डिंग की। वाई जो है हमारा 0 है, ठीक है। वी नॉट जो हो जाएगा वो हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था ये। तो ए जो हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। टाइम निकाल देंगे तो आ गया 5 सेकेंड। तो सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम हमारा 5 सेकेंड आ गया। नोट दैट द सेकंड मेथड इज बेटर सिंस वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट पाथ ऑफ द मोशन एज द मोशन इज अंडर कॉन्स्टेंट इटरेशन, ठीक है। जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो पाथ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, सेम पाथ पे होगा। तो हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा।
ठीक है। एग्जाम्पल 3.5 बाद में करेंगे, एग्जाम्पल 3.4 जो है वो अच्छे से समझना एक बार, ठीक है। क्योंकि देखो तुम्हारे ऊपर होता है वो, तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नीचे को इन्होंने नेगेटिव ले रखा है तो तुम नेगेटिव ले लो, क्योंकि अब फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी सारी भी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, है ना। तो वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल 3.5 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और आगे भी है, आगे भी एग्जाम्पल्स हैं। चलो।